नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर। और आप सुन रहे हैं गेम ऑफ डेथ का एपिसोड संख्या 24वां। अब आगे। सड़क किनारे गाड़ी रोककर दोनों खेत में उतरे तो थोड़ी दूर बाद बरगद के एक पेड़ के नीचे आधा दर्जन उम्रदराज लोग ताश खेलते दिखाई दिए। चितरंजन सिंह उनमें से एक था। फिर जैसे ही उसे पता लगा कि आने वाले लोग पुलिस के आदमी थे, पत्ते छोड़कर उठ खड़ा हुआ। नमस्कार साहब। उसका हाथ मशीनी अंदाज में माथे तक पहुंचा। नमस्कार, तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। मैंने क्या किया है? वह हड़बड़ाता हुआ बोला। घबरा क्यों रहा है यार? जोशी बड़े ही प्यार से बोला। बस कुछ सवाल जवाब करने हैं, फिर हम ज्यादा दूर थोड़े ही ले जा रहे हैं तुझे। बुरी तरह डरा सहमा चितरंजन उसके साथ हो लिया। तीनों सड़क पर खड़ी फॉर्च्यूनर के पास पहुंचकर रुक गए। छुट्टी लगाना पसंद करोगे? सिगरेट का पैकेट निकालते हुए विराट ने पूछा। नहीं साहब, आप तो बस ये बता दीजिए कि मुझसे क्या पूछन लाग रहे हैं। जान अटकी पड़ी है गरीब की। एक घटना के बारे में जानना चाहते हैं और कुछ नहीं। कौन सी घटना? हवेली वाली घटना जिसमें तुम्हारा दोस्त अजब सी अपनी जान से हाथ धो बैठा था। याद आया या नहीं? आ गया साहब जी। उस मनहूस रात को भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन अजब सी को तो मरे 20 साल बीत चुके हैं। अभी क्यों पूछ रहे हैं उस बारे में? नहीं, उसकी मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि उस रात तुमने हवेली के बाहर क्या देखा था, या अजब सी ने क्या देखा था जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पूरी घटना विस्तार से सुनाओ। जाने दो ना साहब। वह दोनों हाथ जोड़ता हुआ एकदम से गिड़गिड़ा उठा। कहीं उसे खबर लग गई तो मेरा भी वही हाल हो जाएगा जो अजब सी का हुआ था। किसको खबर लगेगा तो? किससे डर रहे हो तुम? चंद्रशेखर महाराज से। वही तो पिशाच बना विचरण लगा रहा है उस हवेली में। 4-5 साल पहले जब उसका भतीजा यहाँ पहुँचा था तो गांव वालों ने खूब मिन्नती की थी उससे कि अपने ताऊ और उसके परिवार का विधि विधान से दाह संस्कार कर दे, मगर उस कमीने ने एक नहीं सुनी। सुनता भी क्यों? उसे कौन सा हवेली में आकर रहना था। तब गांव वालों ने आपस में चंदा इकट्ठा करके खुद ही हवेली में मरे गए लोगों का क्रियाक्रम करवा दिया था, मगर फायदा तो कोई ना हुआ जी। पंडित जी का कहना था कि जब तक उसका कोई अपना उस काम में शामिल नहीं होगा, उस दुष्ट की आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। तुम अपनी आप बीती तो सुनाओ। महाराज को क्या पता लगेगा कि तुमने उसके बारे में किसी को बता दिया है। फिर भी डर लग रहा है तो हम वादा करते हैं कि किसी को तुम्हारे कहे की भनक भी नहीं लगने देंगे। अगर लग गया साहब जी तो मेरा और मेरा परिवार का खून आपके सिर पर होगा। डोंट वरी, इतना बड़ा पाप नहीं करने वाला मैं। ठीक है, सुनिए, कहकर उसने बताना शुरू किया। वह अमावस की रात थी, एकदम सन्नाटे से भरी हुई रात। उन दिनों यह सड़क भी अभी नहीं बनी थी, इसलिए रात पूरा का पूरा कच्चा था। ओझा जी ने बताया था कि असल में जो मुसीबत अजब सी पर टूटी, वह इसलिए टूटी क्योंकि हम तीनों ने उस रात खीर खा रखी थी। नहीं खाई होती तो शायद उसके प्राण बच गए होते, क्योंकि उससे पहले महाराज के पिशाच ने हवेली के बाहर किसी की जान नहीं ली थी। उसके शिकार तब तक बस वही लोग बनते आए थे जो हेकड़ी दिखाने के चक्कर में बाउंड्री लांघकर हवेली के भीतर पहुंच जाते थे। खीर खाने से क्या होता है? ओझा जी ने बताया था कि दूध से बनी चीजें भूत प्रेतों को आकर्षित करती है। खासतौर से अगर रात अमावस की हो तो ठौर मारे जाते हैं। फिर तो उस रात खीर खाकर तुम लोगों ने वाकई गलत किया था। जोशी मुस्कुराता हुआ बोला। खा भी लिया था तो कम से कम हवेली का रुख तो हरगिज भी नहीं करना चाहिए था। खैर, आगे बढ़ो, बताओ क्या हुआ उस रात को। खाना खा चुकने के बाद हम तीनों दोस्त अक्सर गांव के बाहर पुलिया पर देर रात बैठकर गप्पे हाँकते रहते थे। उस रोज भी वही कर रहे थे। तब तक रात के 9 बज चुके थे। फिर अचानक ही जाने कैसे हमारे बीच हवेली का जिक्र चल निकला। हम उसके बारे में सुनी सुनाई घटनाओं के बारे में बात करने लगे। तभी अजब सी उठकर वहां खड़ी अपनी मोटरसाइकिल पर जा बैठा। हमने पूछा भी कि कहां जा रहा था, मगर जवाब कोई ना दिया जी उसने। रात को तुम लोगों के साथ गप्पे हाँकने वह मोटरसाइकिल लेकर आता था।
मोटरसाइकिल 2 साल पहले उसे दहेज में मिली थी जी, जिसके बाद से हगने भी जाता तो उस पर बैठकर ही जाता था, बल्कि हम भी पैदल कहाँ पहुँचते थे पुलिया पर। अजब सी रात 8-9 बजे के करीब हमारे घर के सामने पहुंचकर हॉर्न देता और हम बाहर निकलकर उसकी बाइक पर सवार हो जाते। वह सिलसिला भी उसकी शादी के बाद ही से चला आ रहा था। उसके बाइक पर बैठ जाने के बाद क्या हुआ, पहले तो हमें लगा ऐसे कि कहीं जा रहा था, इसलिए फौरन उसके पीछे सवार हो गए। मगर ज्यों-ज्यों हवेली नज़दीक आती गई, मेरी और बबलू की हालत पतली होती चली गई। हम दोनों बार बार उससे पूछते रहे कि कहाँ जा रहा था, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। आगे जब उसने मोटरसाइकिल को हवेली की तरफ मोड़ा तो हमारे प्राण सूख गए। हमने जबरन उसे रोकने की कोशिश की, मगर उस पर तो जाने कैसा जुनून सवार था। हमारे एक नहीं सुनी और हवेली की करीब पहुंचकर बाइक से नीचे उतर गया। मुझे तो आज भी यही लगता है कि वह पुलिया पर बैठे बैठे ही चंद्रशेखर के चंगुल में फंस गया था, वरना रात के वक्त हवेली जाने की कोई तुक नहीं थी। मतलब ये कि महाराज ने अपनी पिशाच लीला के बूते पर उसे हवेली पहुंचने को मजबूर कर दिया था, न कि वह अपने होशो हवास में वहां गया था। मुझे और बबलू को तो ऐसा ही लगा था साहब। ठीक है, उसने हवेली के सामने पहुंचकर अपनी बाइक रोक दी। फिर क्या हुआ? हम दोनों उसके साथ ही नीचे उतरे थे, मगर साथ बने नहीं रह सके, क्योंकि तभी हवेली के अंदर से किसी के जोर से हंसने की आवाज सुनाई दे गई, जैसे शैतान ठहाके लगा रहा हो। सुनते के साथ ही मेरा और बबलू का दम सूख गया। उसी वक्त अजब सी फाटक की तरफ बढ़ा, जबकि हम दोनों डर के मारे 10 कदम पीछे चले गए और रुककर अजब सी को चेतावनी दी कि वह और आगे ना जाए। हम तो वहां से फौरन भाग निकलना चाहते थे साहब जी, मगर अजब के कारण वैसा करते नहीं बन रहा था। क्योंकि वह तुम्हारा दोस्त था? हाँ जी, इसलिए उसे अकेले छोड़कर निकल नहीं पाए वहां से। फिर हंसने की आवाज बंद हो गई और एक भयानक स्वर हमारे कानों में पड़ा। आ गया अजब सिंह। जवाब में वह बोला, हाँ आ गया महाराज। जबकि मैं और बबलू एक साथ चिल्लाकर बोले, भाग अजब वरना जान चली जाएगी। मगर उसने एक नहीं सुनी। फिर हमने वो देखा जिसे देखकर मर नहीं गए, यही गनीमत था साहब। क्या देखा? एक बहुत ही भयानक पिशाच, इतना बड़ा कि आधी हवेली उसके पीछे ढकी जा रही थी। हमारे देखते ही देखते उसने अजब सिंह को गर्दन से पकड़कर उठा लिया और यूं चबर चबर चबाने लगा कि क्या कोई तंदूरी मुर्गा खाता होगा। तब पहली और आखिरी बार हमने अजब सिंह की चीख सुनी थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चितरंजन का गला भर आया। उस कमीने ने हमारे दोस्त को जगह जगह से चबा डाला। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं और बबलू फौरन वहां से भाग खड़े हुए थे और सीधा गांव पहुंचकर ही रुके। हमने शोर मचाया तो गांव में जाग हो गई। फिर हमारी बात सुनकर 30-40 लोग हिम्मती लोग लाठी और टॉर्च लेकर हवेली की तरफ दौड़ पड़े और जब वहां पहुंचे तो पाया कि अजब की लाश फाटक के बाहर जमीन पर पड़ी थी और शैतान जा चुका था। लाश की हालत कैसी थी? वैसी ही थी साहब जी, जैसे किसी राक्षस के चबाने के बाद हो सकती थी। जगह जगह से उसका मांस नोचा खाया था कमीने ने। आंखें निकाल ली थी, अतड़ियाँ बाहर पड़ी थी, जिसका कुछ हिस्सा वह खा चुका था और कुछ बाकी था। पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया? नहीं, क्योंकि मुखिया जी के साथ साथ गांव के ओझा पंडित का भी यही मानना था कि प्रेत का शिकार बने इंसान को जल्दी जला दिया जाता अच्छा होता है, वरना वह खुद प्रेत बनकर गांव में विचरण करने लगता है और पता नहीं कितने लोग उसका शिकार बन जाते। मतलब कि पुलिस तक बात पहुंची ही नहीं। बाद में किसी तरह से पहुंच गई थी, लेकिन अजब सिंह के घर वाले केस दर्ज कराने को तैयार नहीं हुए और लाश क्योंकि पहले ही फूकी जा चुकी थी, इसलिए पुलिस ने भी जांच पड़ताल में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया। फिर उस वक्त के दरोगा मुखिया जी के रिश्तेदार थे, इसलिए भी मामला दबा दिया गया। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है साहब जी कि मैं और बबलू उस रात अजब सिंह को हवेली की तरफ बढ़ने से नहीं रोक पाए, वरना उसकी जिंदगी बच गई होती। शांत हो जाओ, खुद को दोषी मत दो। तुम्हारा दोस्त अगर सच में किसी प्रेत के चुंगल में फंसकर वहां पहुंचा था तो तुम चाहकर भी उसकी कोई मदद कैसे कर सकते थे? वो तो ठीक है साहब जी, लेकिन अफसोस तो होता ही है ना।
हाँ, अफसोस तो हमेशा बना रहता है, कहकर विराट ने पूछा। और कुछ बताना चाहते हो? नहीं, मैंने उस रात की पूरी घटना आपको बता दी है। हाँ, इतना जरूर है कि हवेली को लेकर जो दहशत इधर आसपास के गांवों में फैली हुई है, उसे अजब सिंह की मौत ने कई गुना बढ़ा दिया था। वरना दिन में तो लोग बाग हवेली की तरफ निकल ही जाया करते थे, मगर अब तो हाल ये है कि दिन या रात कोई उस तरफ नहीं जाना चाहता। यहाँ तक कि जिन लोगों के खेत हवेली के करीब है, उन्होंने उस जमीन पर खेती करना छोड़ दिया। ठीक ही किया, जान बची रही तो गुजारा कहीं और से भी कर सकते हैं, विराट बोला। अब तुम जाकर चैन से ताश खेलो, हमारा काम पूरा हो गया। सुनकर उसने दोनों का अभिवादन किया और दूर बैठी अपनी मंडली की तरफ बढ़ गया। विराट और जोशी गाड़ी में सवार हो गए।